हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार के, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जब तुम अपनी क्लास 9th का एग्ज़ाम लिख के आओगे बाद में, तो तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और तुम्हारे स्टेट में कोई भी एक ऐसा मतलब लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा जो उस स्टेट में बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी का होता है इंग्लिश और हिंदी के साथ। तो इन लैंग्वेजेस वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह और भी कई सारे रीजंस की वजह से फुल मार्क्स ज़्यादातर केसेस में नहीं आ पाते। ठीक है, तो इन सब लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, तो बाकी बचे सब्जेक्ट्स साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स में तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है कैसे स्कोर कर सकते हो, ये 5 पॉइंट्स ही हैं, हर सब्जेक्ट के लिए काम आएंगे क्लास 9th के अकॉर्डिंगली ज़्यादातर। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शेड्यूल बनाओ। अब देखो, मैं तुम्हें कोई घिसा पिटा आइडिया नहीं देने वाला दूसरों की तरह कि इस तरीके से तुम 7 बजे उठो, फिर उसके बाद 7 बजे से 7:30 बजे तक फिर तुम ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। अगर तुम ये ऐसा टाइम बाउंड शेड्यूल बनाओगे ना कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक वॉशरूम में जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक नहाना है, ये सब फॉलो कभी नहीं हो पाएगा। मतलब अगर इसको तुम फॉलो करना भी चाहोगे ना, प्रैक्टिकल नहीं है ये। प्रैक्टिकली तुम देखोगे जो बच्चे इसे फॉलो करते हैं ना, अगर मैं परसेंटेज के लिए मान के चलूं, अगर तुम मान लो 100 बच्चे इसे अगर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 बच्चे मुश्किल से ऐसे होंगे जो पूरा साल ऐसे शेड्यूल को फॉलो कर पाते होंगे। ऐसा शेड्यूल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है कि ये ना ऐसा शेड्यूल है जो एक रोबोट का होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इंसान है यार। रोज़ हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभार किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार किसी चीज़ को लेट हो जाता है। कई सारे रीजंस हैं, इंडिया में तो खास करके बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, फैमिली की वजह से, कई सारी चीज़ों की वजह से, कि हम लेट हो जाते हैं अपने कामों में, है ना। तो इसलिए ऐसे टाइम बाउंड शेड्यूल हमारे लिए हमेशा काम नहीं करेगा, और रोज़ हम इसे फॉलो कर भी नहीं सकते। तो इसलिए शेड्यूल अगर बनाना है तो टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाओ। यानी रोज के लिए टारगेट सेट करो कि यार आज मैं इस चैप्टर का इतना पार्ट कंप्लीट करूंगा, और उसे कंप्लीट करो। सबसे पहले दिन की शुरुआत में ही एक नोटबुक लो और उसके किसी एक पेज पे लिख दो अपना टारगेट करके, और उसके बाद नीचे टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, जो भी तुम्हें आज पूरा करना है। टारगेट नंबर 1 समझ लो एक चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज तुम्हें इस चैप्टर को करना है, और इस चैप्टर के कौन से टॉपिक करने हैं वो यहाँ से लिख दो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मुझे इस मैटर वाले चैप्टर की इंट्रोडक्शन करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के अलावा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ना है। यानी कि जौन से टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं उसको यहाँ पे ऐसे टारगेट लिख के नीचे पॉइंट आउट कर दो, और उस दिन अपने आप को कह दो, मना लो, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने आप को डांटो, जो मर्जी करो, पर अपने इन टारगेट्स को पूरा किए बिना सोना नहीं है, मस्ती नहीं करनी है, फोन नहीं चलाना है, खेलने नहीं जाना है, काम को टालना नहीं है। ठीक है, टारगेट पूरा करे बिना क्या नहीं करना है, मस्ती नहीं करनी है, खेलने नहीं जाना है, काम को टालना नहीं है, फोन नहीं चलाना है, और बेफालतू में इधर उधर डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये टारगेट कंप्लीट किए बिना, यानी सीधी सी बात है, कोई और काम नहीं करना है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी आ जाती है, कोई अर्जेंट कोई काम पड़ जाता है, तो बात अलग है, तुम्हें जाना पड़ता है, पर जाने के बाद आकर तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे टारगेट्स को कंप्लीट करना। ये नहीं कि कितने बजे करना, ये कि बस कंप्लीट करना। अब वो चाहे पूरा दिन लग जाए कंप्लीट होने में, पूरी रात लग जाए, कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है।
कंप्लीट करके ही रहना है। तो अपना जो शेड्यूल बनाओ ना वो टारगेट बेस्ड रखो कि आज मुझे ये काम करना है। और तुम ये कैसे बनाओगे सर? मतलब सर हम कैसे बनाएंगे ये शेड्यूल? देखो, तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं ना साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी में, उन चैप्टर्स को अगर तुम टोटल एक जगह पे लिख दो तो कितने बनते हैं? 12 चैप्टर्स ही इसके हैं। 12 चैप्टर्स ही तुम्हारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पे होंगे। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24 इसके हो गए। उसके अलावा एसएसटी में तुम्हारे कितने चैप्टर्स हैं मुझे आइडिया नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैं 10, चलो इसको भी 12 मान लेते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकते हैं, एसएसटी के बारे में मुझे नहीं पता। 12 चैप्टर समझ लो हैं, तो 24 और 12 कितने हो गए? 36 हो गए। अब 36 चैप्टर टोटल है, ठीक है। अब तुम्हें इन 36 चैप्टर को समझ लो 9 से 10 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है। तुम्हें अपने इन 36 चैप्टर्स को अपने अगले 9 से 10 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है। सर 12 महीने होते हैं हमारे पास, तो आप 9 से 10 महीने क्यों कह रहे हो? यार रिवीजन भी तो करनी होती है, सिर्फ पढ़ते थोड़ी रहना होता है। तो 9 से 10 महीने में तुम्हें अपने 36 चैप्टर्स को खत्म करना है, ठीक है। अब इन 36 चैप्टर्स को 9 से 10 महीने में खत्म करने के लिए तुम्हें एक महीने में कितने चैप्टर करने होंगे, और एक महीने में उतने चैप्टर कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक हफ्ते में कितने करने होंगे, और एक हफ्ते में उतने चैप्टर्स करने, उतना टॉपिक करने के लिए जितना तुम्हारा टारगेट है, एक दिन में तुम्हें कितने टॉपिक्स करने होंगे, उस हिसाब से तुम्हें यह शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी साइंस और मैथमेटिक्स इन दोनों का एक डिफरेंट टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाकर दे भी दूंगा। अगर तुम कहोगे तो, ऐसे नहीं दूंगा। अगर तुम कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं जरूर दूंगा। तुम्हारी साइंस और मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट का टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहां पर तुम्हें आइडिया देके छोड़ रहा हूं कि शेड्यूल बनाते कैसे हैं। इस तरह से नहीं बनाते हैं, टारगेट बेस्ड बनाते हैं। इस तरह से बनाओगे फॉलो कभी नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता फॉलो करोगे, 2 हफ्ता फॉलो करोगे, 1 महीना फॉलो करोगे, उसके बाद ये फॉलो करते करते तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा मूड ही खराब हो जाएगा, लाइफ इतनी बोरिंग हो जाएगी, रोबोट जैसी लाइफ हो जाएगी कि बस मन करेगा छोड़ो यार, अब फॉलो ही नहीं करना। उसके बाद जिस स्टेज में तुम आते हो ना उसके बाद पढ़ना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया कि शेड्यूल बनाओ, कैसे बनाओ बता दिया। दूसरा, एनसीईआरटी फॉलो करो। तुम क्या करते हो ना, क्लास 9th में ही अलग अलग रेफरेंस बुक को पकड़ लेते हो कि यार आज मैं ये वाली रेफरेंस बुक कर लेता हूँ, आज मैं आर.डी. शर्मा कर लेता हूँ। वैसे आर.डी. शर्मा बड़ी क्लासेस में होती है, छोटी क्लासेस में पता नहीं क्यों बच्चे फॉलो करने लग जाते हैं, 9th 10th में इतनी नीड नहीं होती है उस इतनी मोटी सी बुक की। उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा कई बच्चे हाँ ये भी कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में इनफ नॉलेज नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, देखो इस चैनल पर मैंने तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 और 2 मैटर इन सराउंडिंग्स और इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके सारे टॉपिक्स, सारी एक्टिविटीज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशन को डिटेल में खत्म कर रखा है, और इन दोनों चैप्टर्स को 1 घंटे में रिवाइज भी करवा रखा है, जिसकी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स का भी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम भी कंप्लीट डिटेल में करवा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट को, सारी एक्सरसाइजेस को। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, चल रहा है चैनल पे, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी टीचिंग करवाने के बाद तुम मुझ पर इतना तो ट्रस्ट कर सकते हो ना कि मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बताऊंगा। अब एनसीईआरटी फॉलो करो। तुम्हें अगर कोई और रेफरेंस बुक पढ़नी है, ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, पढ़ लो, पर जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती तुम किसी और रेफरेंस बुक को हाथ मत लगाओ मेरे दोस्त, मत करो ऐसा। क्योंकि ऐसा करने से ना तुम सिर्फ अपना काम बढ़ा रहे हो। तुम्हारी एनसीईआरटी में जितनी चीजें दी है ना तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, वो मोर देन इनफ है, बहुत है यार, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले एनसीईआरटी को फॉलो करो, इसको खत्म करो। अगर इसे खत्म करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तब तुम किसी रेफरेंस बुक को पकड़ो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है किसी और बुक की। एनसीईआरटी भगवान है तुम्हारे लिए क्लास 9th में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ।
तुम ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमने आज मैटर इन आर सराउंडिंग्स पढ़ा है और उसमें तुमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तुमने उसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर वाला पार्ट और तुमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाला पार्ट पढ़ा है आज के दिन, तो इसके शॉर्ट नोट्स तुम कैसे बनाओगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि शॉर्ट में, कंडेंस्ड वे में, मतलब आसान रूप में, कम शब्दों में अपने नोट्स तुम्हें बनाने होंगे। अगर तुमने आज ये 3 टॉपिक्स पढ़े हैं तो इन तीनों में से सबसे पहले तुम ऊपर हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के नीचे सिर्फ वो 2 या 3 पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, सारे मत लिखो। तो इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग डालो, उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैटर की डेफिनेशन, मैटर की एग्जांपल्स। उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की हेडिंग डालो और उसकी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटा होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में मोटी मोटी 3 करेक्टरिस्टिक्स तुमने पढ़ी पार्टिकल्स के बारे में, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स तुम इसके नीचे मेंशन कर दोगे। और ये शॉर्ट नोट्स बनाने से होगा क्या सर, देखो अभी तुम अगर शॉर्ट नोट्स बना लिया तुमने इन सब चीज़ों का, तो होगा क्या, एग्जाम टाइम में जब तुम्हें इन चैप्टर्स की रिवीजन करनी होगी, इन चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ना होगा, तो तुम्हें इसे शुरू से डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इन पॉइंट्स को देखकर तुम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे, इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में तुम जान लोगे। तो ऐसे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, जैसे जैसे तुम उस चैप्टर को पढ़ो वैसे वैसे उन टॉपिक्स को शॉर्ट में, कंडेंस्ड वे में, अच्छे तरीके से सुंदर सुंदर बना के लिख दो। यहां तो मैंने खिचड़ी पका दी है, पर तुम अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना, ठीक है। उसके बाद लूप में तो यार प्लीज मत घूमना। जैसा कि मैंने बोला कि शेड्यूल ऐसा मत बनाना, अपनी लाइफ को एक ही लूप में मत घुमाना। लूप मतलब जैसे एक पॉइंट यहां पे है, यहां से शुरू किया और घूम के फिर इसी पॉइंट पे आ गया, ये एक लूप बन गया। अब तुम यहां से शुरू करोगे फिर घूम के यहीं आ जाओगे, यानी रोज तुम एक ही काम कर रहे हो। 7 बजे उठ रहे हो, फिर 7 से 7:30 कुछ और कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो, फिर वो कर रहे हो, अगले दिन सारा कुछ करके फिर से वही कर रहे हो। तो ये एक लूप है। तो अपनी लाइफ को ऐसे लूप में मत घुमाओ, टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से चलो। एक ही लूप में घूमने की कोशिश मत करो, लाइफ बोरिंग हो जाएगी यार। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं यार। और YouTube पर काफ़ी फेमस, काफ़ी रिस्पेक्टेड टीचर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, जिन्होंने एक लाइन कही थी कि 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो और 8 घंटे पढ़ो। तो इसलिए हमारे पास 24 घंटे हैं भाई, 24 आवर्स है हमारे पास। तो 24 आवर्स में तुम 8 घंटे सो जाओ, स्लीप करो आराम से मस्त। ये मैंने थोड़ा गंदा सा लिख दिया, पर समझाने अपनी यार मेरी सेंस को समझना है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। 8 घंटे सो, 8 घंटे क्या करो, मौज मस्ती करो, मौज मस्ती करो। ये मौज वो वाला मौज एप्लीकेशन नहीं है जो टिकटॉक, नहीं बोलना, चलो ठीक है। उसके बाद 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, 8 घंटे पढ़ो। अब आई पढ़ने की बारी, ये उन्होंने बोला था। बाकी क्लास 9th के अकॉर्डिंगली तो तुम्हें 8 घंटे भी रोज़ रोज़ पढ़ने की नीड नहीं है, इतना नहीं ज़रूरत होती, 3 से 4 घंटे बहुत है रोज़। हाँ, पर रोज़ ऐसा नहीं है एक दिन 3 से 4 घंटे पढ़े दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो लूप में मत घूमो, टारगेट बेस्ड शेड्यूल बनाओ और रोज बस अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो और उसके बाद चिल करो, जो करना है करो, पर इनको एक बार कंप्लीट कर लो। अपने अंदर ना सेल्फ डिसिप्लिन रखो कि यार मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जब तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करता मुझे कोई और काम नहीं करना। सबसे पहले ये कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट काम आ गया तो बात अलग है, पर प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए। उसके बाद रिवाइज रेगुलरली, रेगुलर रिवीजन्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे ना एक बार मैथ्स के टीचर थे एक मेरी 12th क्लास में, तो उन्होंने मुझे कहा था एक बार, जो मुझे बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कि अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पर रिवीजन नहीं करी पुरानी, मतलब पिछले चैप्टर्स की तुमने कोई रिवीजन नहीं करी, जैसे तुमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारे चैप्टर पढ़ लिए, पर सारे पढ़ने के बाद तुमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, अब सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुमने पिछले चैप्टर्स को साथ साथ में रिवाइज नहीं किया, तुम बस नया पढ़ते गए, तो पुराना धीरे धीरे भूलता जाएगा मेरे दोस्त। और फिर अगर तुम एग्जाम देने बैठोगे तो तुम उस बच्चे से कम मार्क्स लाओगे जिसने भले ही सारा सिलेबस कंप्लीट ना किया हो, पर जितना भी किया है वो रिवीजन के साथ किया है। दोबारा बोलता हूं, वो बच्चा जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है बिना रिवीजन के, विदाउट रिवीजन, वो एग्जाम में 100% स्कोर नहीं कर पाएगा, और वो बच्चा उस बच्चे से ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा जो भले ही 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, पर उसने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया रेगुलर रिवीजन्स के साथ किया। अब सर रेगुलर रिवीजन्स करते कैसे हैं? देखो, तुमने शॉर्ट नोट्स तो बना लिए ना, अब तुम्हें करना क्या होगा, जिस दिन तुमने चैप्टर 1 इतने टॉपिक्स पढ़े, इनके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो अगले दिन तुम इसी चैप्टर के और आगे वाले टॉपिक्स पढ़ोगे। उन आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ने के बाद तुम क्या करो कि उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और फिर ये जो पिछले दिन के तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इन्हें भी पढ़ो। शुरुआत के नहीं, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे इनको पढ़ने में बस, क्योंकि ये बहुत ही छोटे वे में लिख रखे हैं, है ना, कंडेंस्ड वे में लिख रखे हैं, आसान वे में लिख रखे हैं, तो 10 से 15 मिनट इसे रीड करने में लगेंगे। तो इसे रीड करो, और फिर जो तुमने नए नोट्स बनाए हैं वो तो उस दिन बनाए ही हैं, वैसे ही जब तुम उसके अगले दिन और थोड़े टॉपिक्स पढ़ोगे तो पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना के उससे पिछले वाले 2 दिन में तुमने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसे फिर से रिवाइज कर लो। आया समझ? दोबारा बताऊं, मैं कह रहा हूं रेगुलर रिवीजन्स करने का मतलब है कि सबसे पहले तो तुमने शॉर्ट नोट बनाए, एक दिन तुमने जो भी टॉपिक पढ़े उनके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसके अगले दिन तुम इसके आगे और टॉपिक्स पढ़ोगे उस चैप्टर के, है ना। फिर उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, उनके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद तुम क्या करो, जो तुमने उसके एक दिन पहले जो चीज़ें पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, उन्हें पढ़ो। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्हें पढ़ो, और फिर उसके अगले दिन जब तुम और नए टॉपिक्स पढ़ोगे और नया चैप्टर पढ़ोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए और उससे पिछले वालों को भी रिवाइज कर लिया। अब तुम कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। नहीं जाएगा, शॉर्ट नोट्स तभी तो बनाने हैं यार, ताकि पढ़ने में टाइम ना जाए। अगर तुमने इस तरीके के शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज बनाए ना, तो मेरी गारंटी है कि एक चैप्टर जो है तुम्हारा 3 से 4 पेजेस में आ जाएगा। और 3 से 4 पेजेस में जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, तो 3 से 4 पेजेस पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा यार? एक पेज पढ़ने में अगर 5 मिनट लग रहे हैं, तो 4 पेजेस पढ़ने में तुम्हें 20 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट अगर तुम्हें पूरा एक चैप्टर के शॉर्ट नोट पढ़ने में लग रहे हैं, तो सिर्फ कुछ टॉपिक्स के शॉर्ट नोट पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, कितना लग जाएगा और, है ना। तो सीधी सी बात है, ये 5 पॉइंट्स हैं। अपना शेड्यूल बनाओ, टारगेट बेस्ड शेड्यूल। एनसीईआरटी को फॉलो करो, रेफरेंस बुक को फॉलो करना है तो करो, पर पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करो, फिर किसी रेफरेंस बुक को पकड़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करवाने के लिए। पर शर्त यह है, एनसीईआरटी को पूरे अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं उसके, धोखा नहीं करना है एनसीईआरटी के साथ। और बाद में मुझे बोलो सर आपने कहा था एनसीईआरटी फॉलो कर लो तो हमारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, मेरे तो आए नहीं। यार तूने एनसीईआरटी के क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व किए? तूने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा? पहले मुझे ये बता। अगर तेरा जवाब हाँ है ना, तो मैं यार दिल से सॉरी मांगता हूं। मैंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तुझे, मैं दिल से सॉरी मांगता हूं। पर अगर तेरा जवाब ना है ना, कि तूने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं रीड किया, तूने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो गलती तेरी है, मेरी नहीं है। मैंने तो तुझे बोला था एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से फॉलो कर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना। उसके बाद किसी एक लूप में अपनी लाइफ को मत घूमने दे, बोरिंग बन जाएगी लाइफ। हमें पढ़ना है पर मजे से पढ़ना है यार, इतना कुछ स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, अपने को मजे से पढ़ना है। और रिवाइज करो रेगुलरली।
रेगुलरली रिवाइज करो, रिवीजन्स करो, क्योंकि अगर एक बच्चा जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है विदाउट रिवीजन, वो कम मार्क्स स्कोर करेगा उस बच्चे से जिसने थोड़ा सिलेबस कंप्लीट किया है विद रिवीजन। थोड़ा मतलब अगर 12 चैप्टर हैं तो उसने 6 से 7 चैप्टर पढ़े हैं रिवीजन्स के साथ, तो वो उस पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाने वाले बच्चे से ज्यादा स्कोर करेगा, मेरी गारंटी है। बाकी 100 आउट ऑफ 100 करने हैं तो 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट करो, वो भी पूरी रिवीजन्स के साथ। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें साइंस और मैथमेटिक्स इन दोनों सब्जेक्ट के डिफरेंट वीडियोस में टारगेट बेस्ड शेड्यूल्स बनाकर दूं, तो मुझे कमेंट्स में तुम बता सकते हो, मैं ज़रूर बना के दूंगा। और तब तक यार लेक्चर्स तो आते ही रहेंगे, है ना, लेक्चर्स तो रुकेंगे नहीं, वो तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे डालें। अभी तक तो फिलहाल टचवुड ऐसा नहीं हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे इन 5 दिनों में एक भी दिन लेक्चर मिस हुआ हो, और ना ही हो तो अच्छा होगा, हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं। बाकी जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बतानी है, पर तब तक तुम ये सब चीज़ें चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, वो भी डिटेल में, तो इसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर तुम्हें उस चैप्टर को एक ही वीडियो में रिवाइज करना है 1 घंटे से भी कम के अंदर, तो उसके लिए भी इस चैनल पर वीडियो है, हर टॉपिक उसमें कवर हो रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह से तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर करना है, तो उसके लिए भी डिटेल्ड लेक्चर्स और उसकी 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है। 1 शॉट वीडियो में 1 घंटे के अंदर उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है, और डिटेल्ड लेक्चर्स में तो यार सब कुछ करवा ही रखा है, एक्टिविटीज भी कवर्ड है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है, तो उसके लिए भी इस चैनल पर वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है। लेक्चर्स में उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को करवा रखा है, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस अलग हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अलग वीडियोस में करवाए हुए हैं, और उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो एग्जांपल्स है तुम्हारे बुक की, वो उसी चैप्टर के लेक्चर्स के अंदर है, ठीक है। अगर तुम्हें क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करना है, पॉलिनोमियल्स, तो उसके अभी सारे लेक्चर्स तो अवेलेबल नहीं है, पर जल्दी ही हो जाएंगे। हो सकता है कि तुम ये वीडियो कुछ महीनों बाद देख रहे हो, तो उस टाइम तक तो काफ़ी चैप्टर्स ही शायद अपलोड हो चुके हों, पर अभी के लिए फ़िलहाल आज की डेट तक, आज क्या डेट है, आज डेट है अप्रॉक्स 23 या 24 जून के आसपास है आज, तो आज तक तुम्हारे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर की 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, और उस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सब उसके लेक्चर्स में आ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की वीडियो अलग है, और लेक्चर्स की वीडियोस अलग है, ठीक है। ये सब चीज़ें इस चैनल पर कवर हो चुकी हैं, चाहो तो देख सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला, साइंस और मैथमेटिक्स के टारगेट बेस्ड शेड्यूल अगर चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर ला कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।